हेलो एवरीवन। आज हम बीपीएससी ट्री 3 का पहला लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम ज्योग्राफी की क्लासेस को देखेंगे। अभी मैंने इस सीरीज को एनसीईआरटी सीरीज के तहत चालू किया है, जिसके अंतर्गत जो भी एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो अभी क्योंकि छठी और सातवीं की किताब मर्ज नहीं हो सकती। मर्ज मतलब इसे एक साथ हम छठी से लेके 11वीं तक नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हम छठी और सातवीं को अलग अलग पढ़ेंगे। बट आगे की जो भी लेक्चर्स आएगी छठी और सातवीं चैप्टर समाप्त होने के बाद, तो हम फिर उसमें क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट अगर दूसरे सब्जेक्ट मतलब दूसरे क्लास के से टकराती है, जैसे पर्यावरण अगर 8वीं क्लास में दी हुई है, वही चीज़ें 10वीं में दी है, वही 12वीं में दी है, तो हम तीनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी टाइम बच जाएगी और हम एक ही चीज़ में एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसा कि हमने पहले बोला था कि पीआरटी के लिए ये लेक्चर आने वाले दिनों में भी निःशुल्क रहेगा, ठीक है। बट उसके अलावा जितने भी है क्लासेस, उसके लिए हमने 3500 रखा है। इसका कारण ये है कि उसमें बहुत डीप पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो उसमें लक्ष्मीकांत की एक एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें एनसीईआरटीज़ की पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगर हिस्ट्री आपको पढ़नी है तो उस हिस्ट्री में बहुत डीप में पढ़नी होगी, बिपिन चंद्रा सर की बुक, स्पेक्ट्रम की बुक। तो वो जो मेहनतें होंगी, तो उन मेहनत के लिए एक तो चार्जेज है, दूसरी चार्जेज ये है कि मतलब ये जो चार्ज है ये मेरा पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ठीक है ना। किस यूज़ के लिए है उसको मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहूँगा, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ज्योग्राफी का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने पहले हाईलाइट कर दिया है, इसलिए कि हमारी टाइम बचेगी। तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिंदु आप देखेंगे कि पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। पूर्ण चंद्रमा मतलब ये चंद्रमा जो है, अगर ये हमें पूरा दिखाई देता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा के दिन है, ठीक है। और अगर ये आधा दिखाई देगी तो फिर हम कहेंगे चंद्रमा है अपनी अवस्था में, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, या नए चंद्रमा की रात को अमावस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जब इस पूर्णिमा का दिन ख़त्म होता है, क्योंकि पूर्णिमा में पूरी फिलअप रहती है, मतलब पूरी चंद्रमा दिखती है। बट 15 दिन के बाद क्या होगा, या तो ऐसे आधा दिखेगा, है ना, या फिर ऐसे देखोगे तो ऐसे थोड़ा दूर दिखेगा। तो इसे क्या कहेंगे, अमावस की रात कहेंगे, यानी थोड़ा अंधेरा रहेगा और थोड़ा उजाला रहेगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल बीपीएससी में ट्रेंड बदला, इसलिए मैंने इसे शामिल किया कि हम दिन के समय चंद्रमा, एक सेकेंड, एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। मतलब जब दिन के समय सूरज की रोशनी पड़ती है, मान लो ये सूरज की रोशनी है, ठीक है। तो जब सूरज की रोशनी दिन में किसी, ये आईना है, चलो आईना नहीं, मान लो ये कोई आदमी है ना, ये कोई आदमी है, तो दिन के समय सूरज की रोशनी क्यों नहीं देख पाता, क्यों आंखें चिलमिलाने लगती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूरज के अधिक तेज प्रकाश के कारण हम दिन के समय के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें चमकती हैं ना आंखों पे, तो आंखें चिलमिलाने लगती, इस कारण हम सूरज की रोशनी को नहीं देख पाते। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं।
जैसे तारे, है ना, ये रात के समय में क्या कहते हैं, चमकते। चंद्रमा भी एक तरीके का खगोलीय पिंड की श्रेणी में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चमकते हैं। उल्का पिंड, तो ये सब क्या है, खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते, और इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक तारा है जो क्या करता है, चमक देती है। अगला पॉइंट है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। आप यहाँ चित्र में इस चीज को देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप इस चित्र को देखिए, अलग अलग चीजें हैं, कहीं सितारे हैं, कहीं दूर से है, तो इस सभी को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और नक्षत्र मंडल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, ये सब क्या है, नक्षत्र मंडल के उदाहरण है। मान लो इसी का नाम होगा बिग बियर, हमें क्या पता, है ना, हो सकता है इसी का नाम हो अर्सा मेजर। तो ये सब क्या है, नक्षत्र मंडल। तो एग्जाम में पूछेगा कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो यह एक नक्षत्र मंडल है। और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो नक्षत्र मंडल जितने छोटे छोटे तारे हैं, जितने ये सब के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ कि स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ये क्या होता है, 7 तारों का समूह होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी नक्षत्र मंडल का ही भाग है। वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि स्मॉल बियर का अन्य नाम क्या है, तो वो सप्तऋषि है। और सप्तऋषि कितने रंगों से बना है, तो वो 7 तारों का समूह है ना, तो उसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए तारों की सहायता लेते थे। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्राचीन समय के लोग दिशा का निर्धारण करने के लिए, दिशा मतलब अगर एक आदमी यहाँ खड़ा है तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट या वेस्ट, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये दिशा जो है ये उत्तर की है, ये दिशा पूरब की है, ये पश्चिम की है, सॉरी ये दक्षिण की है, ये पश्चिम की है। तो वो क्या करते थे, तारों का सहारा लेते थे, तारों की तरफ देखते थे, और जिधर वो घूमते थे, मान लो इधर घूमे तो इधर क्या है, चलो उत्तर है ना, क्यों, क्योंकि ये तारे इधर घूम रहे हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, है ना। और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि हम ध्रुव तारा को कैसे जान सकते, तो सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते। सप्तऋषि क्या है, ये 7 तारों का एक क्या है, समूह है, जो कहाँ रहता है, नक्षत्र मंडल में। देखो, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते। ऐसे पिंड क्या कहते हैं, ग्रह। जैसे जो प्लानेट है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के पास क्या अपना कोई प्रकाश है, नहीं, ये सन से ऊर्जा लेती है। सन से क्या मिलती है, इसे रोशनी मिलती है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, जो कहाँ से, दूसरे से प्रकाश लेते हैं, ना कि उनके खुद के पास प्रकाश होता है। एक बेसिक सा सवाल पूछा था कि पृथ्वी ग्रह का नाम कैसे पड़ा, तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है ग्रह का नाम। इसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रामक, यानी चारों ओर घूमने वाला। तो पूछेगा कि ग्रह का अर्थ क्या होता है, तो चारों ओर घूमने वाला। जो ता हाँ, जो ग्रह है, पिंड है, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, और ये छल्ले क्या है, विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टी है। पिंड मतलब मान लो एक पिंड, अभी मैंने ऊपर बताया ना पिंड किसे कहते हैं, तो मान लो एक पिंड है, इसी का एक समूह होगा, है ना, ये समूह होगा, और ये समूह को क्या कहेंगे, टोटल को छल्ला। तो छल्ला कहाँ कहाँ है, किसके चारों ओर है,
बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। तो ये याद रखना आप। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए। अब हम सौर मंडल में आ गए। सौर मंडल की स्थिति थी, ये जो चारों ग्रह हैं, ये चारों ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह मतलब सूर्य के जो नजदीक ग्रहों में है वो कौन है? ये चारों ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये किससे बने? चट्टानों से बने। तो एग्जाम में पूछेंगे। ये सब मैं परिभ्रमण कल आगे पढ़ाऊंगा। और उसके बाद बाह्य ग्रह कौन है? जो सूर्य से बहुत दूर है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, प्लूटोनम, है ना, नेपच्यून को वही प्लूटोनम इसे कहते हैं। और ये किससे बने हैं? तो ये तरल पदार्थों से बने हैं, गैस और तरल में। आंतरिक ग्रह किससे बने हैं? आंतरिक, तो वो बने हैं आपके चट्टान से। बट ये किससे बने हैं? तरल पदार्थ और गैसों से। तो ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। ये जितने भी बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आइए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बिंदु है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो होता है सूर्य देवता को कहा जाता है। तो पहला प्रश्न बनेगा कि सोल किसे कहते हैं? तो सोल सूर्य देवता को कहते हैं। और ये किनकी कहानियों में सोल सूर्य देवता होते थे? तो रोमन कहानियों में, जो रोमन वासी थे उनकी कहानियों में। चंद्रमा के बारे में देखिए। चंद्रमा एक उपग्रह है और यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और ये सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जिस तरीके से हमारा पृथ्वी यानी अर्थ इस प्यारा सूरज से रोशनी प्राप्त करता है ना, उसी तरीके से चंद्रमा भी किससे रोशनी प्राप्त करता है? तो सूरज से ही, ठीक है, मून, ठीक है। ये भी किससे रोशनी प्राप्त करता है? सूरज से। ये भी सूरज से। और चंद्रमा ही एकमात्र उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ठीक, खत्म। और चंद्रमा क्या? उपग्रह है, नॉट ग्रह। ग्रह का मतलब क्या हुआ? जो अपनी ऊष्मा तो प्राप्त करता है बाहरी पदार्थ से, और साथ में साथ वो स्वतंत्र रूप में अवस्थित रहता है ना। अब अगला हम देखते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल में बहुत से पदार्थ, बहुत से ग्रह हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी, शनि, बुध सब है। तो पहला हम देखते हैं कि इस ग्रह का, सौर मंडल में सूर्य भी आता है ना। सूर्य सौर मंडल में होता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। तो ये पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि अब मोर देन वन ऑप्शन आ रहे हैं, तो पूछेंगे कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य से हुआ। 8 ग्रह, 8 ग्रह में कौन आएंगे? पृथ्वी, शनि, बुध जो भी है, शुक्र। उसके बाद उपग्रह, उपग्रह जैसे चंद्रमा, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो बहुत सारे हैं ना। और इस सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो ये है सूर्य। मतलब सबसे मेन सौर मंडल का कौन है? सूर्य। अगला एक और पॉइंट है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। मतलब जियो मतलब क्या होता है? भूगर्भिक, यानी पृथ्वी के गर्भ की संरचना, है ना। ग्राफी मतलब उसका मानचित्रण। तो पृथ्वी का विवरण ज्योग्राफी का अर्थ होता है। सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। और यह गर्म गैसों से बना है। आपको पता है कि सूर्य का टेम्परेचर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है ना, क्षुद्र ग्रह है, सबका स्रोत कौन है? रोशनी का, प्रकाश का। तो वो है हमारा सूर्य। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो 15 किलोमीटर दूर है।
देखो एक यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है कि सूर्य से उनके दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम याद रखने का तरीका, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मतलब जितना भी दूरी होगा तो सबसे नज़दीक कौन है, एम्स सबसे अनुसार, दूरी के अनुसार। तो एम से क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एम से क्या होगा, मार्स, भी से वेनस, ई से अर्थ, सॉरी एम से मरकरी होगा, मार्स तो आगे आएगा ना, मंगल, मंगल के बाद आता है ना फिर बृहस्पति। तो जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। अब हम पढ़ते हैं अगला बुध के बारे में, है ना, जो पृथ्वी के क्या है, सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी के कौन है, तो वो पृथ्वी है। यहाँ पे आप फोटो देखिए, है ना, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, फिर वेनस शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूरी है। तो मैंने एक बार में फ़ोटो दिखा दी, आप फ़ोटो देख लीजिएगा अच्छे से, मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में। तो हम पढ़ रहे थे बुध के बारे में, है ना, बुध ग्रह के बारे में। तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से कितना दिन लगता है, तो 88 दिन। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट सूर्य के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लूटो जो था ये पहले ग्रहों की श्रेणी में था, लेकिन अगस्त 2006, याद रखिएगा डेट पूछते हैं, अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया कि प्लूटो को आपसे क्या कहा जाएगा, बौना ग्रह। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछेगा कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं। तो खगोल पिंडों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। और आर्यभट्ट क्या थे, प्राचीन खगोल शास्त्र थे, जिन्होंने बताया था ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर, सॉरी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले किसने बताया था, तो आर्यभट्ट जी ने। अब हम पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी कैमा ग्रह है, तीसरा ग्रह है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक ना, ये ऐसे अंडाकार नहीं है, ये कहीं चपटी है, कहीं उभड़ है, कहीं खावर है। तो इसलिए क्या कहते हैं, भू आव, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। मतलब ये कहीं पे इसका चपटा होगा, है ना, कहीं पे उभड़ा होगा, कहीं पर्वत, कहीं पठार मैदान, तो अलग अलग क्षेत्र हैं। अब देखिए, प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और सूर्य को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, उसके प्रकाश को 8 मिनट। कितने मिनट, 8 मिनट। पृथ्वी का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का 2 सतह जो है, मतलब 2/3 सतह, यानी 33 दूना 66, लगभग 66 से 67% क्या है पृथ्वी का, पानी से ढका हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह, है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, पहले वैज्ञानिक थे या पहले व्यक्ति थे जो कहाँ पहुँचे, चंद्रमा पे। हो सकता है कभी कभी डेट पूछ दे, तो 21 जुलाई 1969 को। अब है चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, और इसका व्यास पृथ्वी का कितना है, 1/4 भाग। यानी अगर पृथ्वी का व्यास 100% है तो चंद्रमा का कितना होगा, 25%। ठीक है,
अब देखो पूछेगा कि कृत्रिम पिंड क्या है, यानी कृत्रिम उपग्रह क्या है। तो कृत्रिम उपग्रह जो होता है मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे इसरो का मिशन अभी गया था, चलो चंद्रयान है ना, हम सब जानते हैं चंद्रयान। तो ये क्या है, ये कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना, जो क्या करेगा, यहाँ से हम जब प्रक्षेपण करेंगे तो वो जाके चंद्रमा के सतह का अध्ययन करेगा, है ना, और हमें बताएगा कि वहाँ पानी है कि नहीं है, जीवन की आशा है कि नहीं। तो आपको पता है कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, पानी की कमी है, ठीक है। अब देखिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है, तो 27 दिनों में। क्षुद्रग्रह किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछेगा। तो असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षुद्रग्रह। ये क्षुद्रग्रह है, ठीक है ना। असंख्य मतलब कई संख्याओं में होंगे ऐसे ऐसे क्षुद्रग्रह, ठीक ना, जो क्या करते हैं, सूर्य, ये मतलब सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर ऐसे असंख्य जो पिंड हैं ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं इसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं ना, मतलब छोटा ग्रह, मान लो क्षुद्र से छोटा, है ना, छोटा ग्रह। और एग्जाम में पूछेगा कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी छोटी बिंदुएं हमें नहीं बताते हैं बहुत से लोग। तो कहाँ पाया जाता है, तो मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। अगला देखिए उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो उल्का पिंड में वही क्या है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसे उल्का पिंड कहते हैं। और यही उल्का पिंड जब कभी कभी हमारे पृथ्वी पर गिरती है तो क्या बनते हैं, गार्ज यानी गड्ढा बना देते हैं। और वो गड्ढा धीरे धीरे बन के क्या हो जाता है, आइलैंड बन जाता है, द्वीप, है ना। आइलैंड देखे हुए आप, गोवा द्वीप। ये मोदी जी जो गए थे लक्षद्वीप, वो क्या है, एक द्वीप है। वहाँ आज न कल कभी उल्का पिंड गिरा होगा जिससे वहाँ के क्षेत्र में ज़मीन से पानी निकला और एक वो वीरान पानी वाला जगह सुंदर सा बन गया। अब पूछेगा कि आकाश गंगा या मिल्की वे किसे कहते हैं, तो लाखों तारों का समूह है। यहाँ देखिए कितना समूह, यहाँ तारा, यहाँ तारा, यहाँ तारा, यहाँ तारा, ये सबका समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अब पूछेगा कि प्राचीन भारत में आकाश गंगा की कल्पना कैसे की गई थी, तो इसे एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है। और यही जब लाखों आकाश गंगाएं मिलती है तो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जब लाखों तारा मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, आकाश गंगा की। और जब लाखों आकाश गंगा मिलती है तो ब्रह्मांड की निर्माण होती है। ये देखिए सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे है, एक कोई लड़की है, तो सबसे नज़दीक क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर में क्या है, सौर मंडल है। और सौर मंडल में क्या है, 8 ग्रह मिलते हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह सब है। और सौर मंडल के ऊपर क्या है, आकाश गंगा। और जब आकाश गंगा के ऊपर क्या है, ब्रह्मांड, ये पूरा क्षेत्र। पूरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। जो कैसे बना है, लाखों आकाश गंगाओं को मिलने से। आकाश गंगा कैसे बना है, लाखों तारों को मिलने से। तारा कहाँ मिलता है, तो सौर मंडल के चारों तरफ लाखों की संख्या में क्या होता है, तारा मंडल, ठीक है, तारा, सॉरी। अब कुछ हम अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं पहला चैप्टर का। तो वो है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है, पृथ्वी है हमारा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार, है ना। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मैंने बताया मंगल एवं बृहस्पति ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। डैश के एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे डैश कहते हैं। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कहते हैं उसे क्या कहते हैं, तारामंडल, ठीक है ना। मतलब एक तारों का समूह है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विभिन्न रूपों का निर्माण करेगा ना। और जब ये तारा का समूह बहुत ज़्यादा होगा तो आकाशगंगा का निर्माण होगा।
और इसी जब समूह को सिर्फ क्या कहेंगे, सिर्फ समूह को तारा मंडल कहेंगे ना, जहाँ सिर्फ तारा होते हैं। लेकिन जब ये लाखों तारा हो जाएगा तब उसके समूह को क्या कहेंगे, आकाशगंगा। और जब लाखों आकाशगंगा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, ब्रह्मांड। यही चीज़ अभी मैंने बताया, तारों के एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, चंद्रमा है ना। और अगर ग्रहों में पूछेगा तो आप देख लीजिएगा, और शुक्र ग्रह होगा और ऐसे मंगल ग्रह होगा पृथ्वी के सबसे करीब, ठीक है। डैश सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती, वो सब प्रकाश और उष्मा किससे लेते हैं, वो सूर्य से लेते हैं। जितने भी ग्रह, पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जितने सब। तो ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर, है ना। आपको पता है कि मैंने पहले बताया पृथ्वी गोलाकार नहीं है, या उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यहाँ देखिए थोड़ा चपटी है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है ना। और ये क्या झुकी हुई है, कितने डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है अक्ष पर। तो पृथ्वी अपना घूर्णन कितना डिग्री पर करती है, 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई घूर्णन करती है। ये देखो यहाँ पे 66.5 डिग्री अक्ष है ना, और ऐसे ही ना घूमती है ना। तो 66.5 डिग्री पे इसका क्या हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, ठीक है। मेरे पास ग्लोब नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको, संसाधनों का अभाव है। ये मैंने बता ही दिया। हाँ ये देखिए, अब यहाँ देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे देखिए, ये एक पृथ्वी का आकार है, और इस पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री। और ये क्या करे, 2 भागों में पृथ्वी को बांट रहे, तो इसे क्या कहेंगे, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा, यहाँ देख लीजिए विषुवत रेखा। अब अगला पॉइंट देखिए जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। विषुवत, ये तो हो गया। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 90 डिग्री, है ना। जैसे ऐसे है तो यहाँ पे बनेगा, तो दोनों ध्रुवों का क्या है, इधर है। अगर यहाँ पे ऐसे करेगा, अक्षांशीय रेखा है ना, फिर इधर देशांतरी रेखा है, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 1/4 भाग। तो एग्जाम में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ यानी इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, कितने डिग्री, नॉर्थ पोल साउथ पोल कितने डिग्री के बीच, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री अगर ये पूरे ग्रह को माना जाएगा 360 डिग्री, तो कितना बना, 360 का अगर आप 90 करेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये विषुवत रेखा कितने 0 डिग्री पे है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी उत्तर में कर्क रेखा कहते हैं। आगे मैं इसको बताऊंगा। 23.5 डिग्री इधर में क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इस सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय, और उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा यानी यहाँ से दूर जाते हैं ना, ऐसे ऊपर जाते हैं, तो अक्षांशीय रेखाएं घट जाती है। कैसे घटती है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे जब ऊपर में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसका जो आकार ऐसे गोल था तो वो यहाँ जाके संकुचन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और संकुच हो रहा है और संकुच हो रहा है। तो क्या कर रहा है, अक्षांश का आकार घट रहा है ना। ये क्या हो रहा है, इसका आकार, जो आकार इसका ऐसे इतना बड़ा था अब यहाँ का क्या होगा, छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ। तो क्या हो रहा है, उसका अक्षांशित जो आकार है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ये हो गया, ये भी हो गया। एक चीज़ मैं इसी में समझा देता हूँ, एक ग्लोब में।
अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये देखो ये ग्लोब है ऐसे है ना, बट ये ग्लोब कैसे होगा, ऐसे तिरछा होगा, ठीक है ना। और ये तिरछा होगा तो यहाँ पे 66.5 डिग्री पे अभी मैंने ऊपर बताया कि पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पे, और 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा। यहाँ तक सबको स्पष्ट है। अब ये जो विषुवत रेखा है यानी 0 डिग्री है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या पड़ेगा, बीच का क्षेत्र है ना। और हमने बोला कि अभी जब बीच के क्षेत्र से घूमेगी तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की रेखा पड़ेगी। और जैसे जैसे सूरज की रेखा यहाँ पड़ेगी तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक सूरज है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। तो सूरज की रेखा सबसे पहले यहाँ पड़ेगी ना, फिर उसके बाद यहाँ पड़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ पड़ेगी, फिर उसी तरीके से इधर, फिर इधर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख लो सीधा पड़े तो सबसे ज़्यादा सूरज की रेखा कहाँ पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे है ना, इन क्षेत्र में। और आपको पता है कि जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा रहती है तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ दबाव क्या लगेगा, दबाव ज़्यादा लगेगा। तो इससे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, इसी क्षेत्र में होगी, है ना। क्यों होगी, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है ना। तो इससे क्या होगा, वर्षा का कारण बनेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ने से टेम्परेचर बन रहा है, इसके कारण बरसात हो रही है। बरसात होगी तो बारिश होती है तो पेड़ पौधे उगते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी भी होगी, सबसे ज़्यादा बारिश भी होगी, सबसे ज़्यादा क्या होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे। तो ये आपका 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में क्या होगा, ये सब क्रियाएं होगी। और इसके ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे सूरज की रोशनी घटती जा रही है, तो घटती जा रही है तो यहाँ पे ठंडा बढ़ता जाएगा। फिर सबसे ऊपर जाओगे तो फिर ठंडा बढ़ता जाएगा। तो यह उत्तरी गोलार्ध में, जो अभी मैंने टीचर 2 वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि निम्न शून्य यानी निम्न हिमनीकरण कहाँ होगा, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे कम पड़ती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो। इसका और डिटेल हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है समझाने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं अक्षांशीय रेखा है और देशांतीय रेखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्लोब है, ये ग्लोब जो है, तो जो ऐसी रेखाएं है ना ये अक्षांशीय रेखाएं है, ठीक है। और ये जो ऐसी रेखाएं बन रही इस ग्लोब पे, ये देशांतर रेखा है। और दोनों क्या बता रही है, ये दोनों दिशा बता रही है। क्या दिशा बता रही है, तो ये दिशा बता रही है। देशांतर रेखा मान लो यहाँ की क्या होती है, 90 डिग्री की दिशा बता रही है, फिर इसके डिग्री का बता रही है, फिर इसका यहाँ पे 40 डिग्री की बता रही है। तो क्या बता रही है, किसी स्थान का दिशा बता रही है। फिर उसी तरीके से अक्षांशीय दिशा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर इसे 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ऐसे करके 10 20 जितना भी हो। तो क्या बता रही है, 1 डिग्री बता रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, 180 डिग्री यामोत्तर पृथ्वी के 2 समान भागों गोलार्धों में पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करते हैं। जैसे ये पूरा डिग्री है 360 डिग्री, ठीक है। तो यामोत्तर डिग्री को हुआ, यानी जो देशांतर जो रेखाएं होंगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री, और ये पूरे कितनी है, 360 डिग्री। और अक्षांशीय रेखाएं भी कितनी होगी, 180 डिग्री। तो एग्जाम में पूछेगा कितनी डिग्री बनती है या कितनी कोने बनती है, तो 180 डिग्री बनती है या 180 कोण बनती है, दोनों कोई भी पूछे। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये जो डिग्रियाँ बन रही है कहाँ पे बन रही है, यानी कहाँ से हम माने कि ये जो अक्षांशीय रेखा या दक्षिण देशांतर रेखाएं मिलती हैं। तो एक ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। अब हम इसे वर्ल्ड मैप पे देखते हैं।
तो ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है और आप इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हो कि ये जो है प्रशांत महासागर और इधर प्रशांत महासागर, ये ग्लोब क्या होता है, गोल है ना, गोल है पूरा ग्लोब। तो इधर वाला जो क्षेत्र होगा यही ना इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्रिटिश वेधशाला है, वहीं से इंटरनेशनल बाउंड्री की गई है जहाँ से तारीख का गणना होता है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का गणना होता है। तो वो कहाँ से होता है, तो वो ब्रिटिश का जो यहाँ पे दिया हुआ है अक्षांशीय रेखा है ब्रिटिश से, वहीं से कहा होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की गिनती होती है। तो एग्जाम में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की गिनती कहाँ से होती है, तो वो होती है आपकी 0 डिग्री लंदन वेधशाला, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा कि भारत की कितनी डिग्री है, 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो वो है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों का गति। जितना गति से पृथ्वी एवं चंद्रमा ग्रह गति करेगी उतना ज़्यादा उसका समय में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है। दोपहर में सबसे छोटी परछाई बनती है, आपको पता है अगर यहाँ पे सूरज हो और यहाँ पे कोई मानव खड़ा हो तो यहाँ पे क्या हो, क्योंकि सीधी रेखा बन रही तो अभी चारों तरफ परछाई नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ठंडा होता है तब रात के टाइम में देखोगे तो परछाई क्या होता है, बड़ा होता है। तो दोपहर के समय में क्या होगी, परछाई छोटी होगी और सूर्यास्त यानी रात के समय में परछाई क्या होगी, लंबी होगी। उसका सिंपल सा उदाहरण है, आप अपने घर पे इस तरीके का कार्य देख सकते हो। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है ना, अतः वह ग्रीनविच समय से आगे होता है, ठीक है ना। जैसे ये मान लो अभी मैंने बताया ब्रह्मांड की आकृति है और इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो कैसे चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है ना, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। और बाकी ग्रह, 2 और ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति, वो पूरब से पश्चिम लगाती है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए बेफिक्र है, अभी यहाँ समझे। तो पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रही है ना, तो ये क्या होगी, पश्चिम से पूरब लगे और यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री किसका, अंतर्राष्ट्रीय तारीख का कहाँ पे है, ये लंदन की जगह है। तो पश्चिम से पूरब हो रही है ना, तो इधर जो भी क्षेत्र आएगा उसका डेट क्या होगा, बड़ा होगा, और इधर जो भी डेट देश आएगा उसका क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए जब भारत कहाँ पे है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, भारत हमारा प्यारा यहाँ से। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो इधर है ना भारत, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम होगा। अगर लंदन में 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, लगभग 5-6। तो वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अब देखिए पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। कैसे, 360 डिग्री है ना 24 घंटे की, तो 1 घंटे का अगर करोगे 360/24 तो कितना निकलेगा, 15 डिग्री, कर लो। और इसी को फिर 1 मिनट में करोगे तो कितना होगा, 15×4 = 60, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है। अब इसको निकाल कर लो ना, इसको 60/15 कर दो, इसको 360/24 कर दो, तो सबका आंसर निकल जाएगा। अब एक और पॉइंट है कि सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है उस समय घड़ी में कितने बजते हैं, तो 12 बजते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कब होता है, 12 बजे। लेकिन ऐसे अगर कहीं कहीं दिया रहता है कि सबसे ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी कब रहता है, तो 2 बजे। लेकिन हमें उच्चतम बिंदु पूछ रहे हैं यानी सबसे अधिक गर्मी, तो वो 12 बजे। ये देखिए भारत वाला भी आ गया। ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब मैंने बताया ग्लोब है ना ऐसे पूरा विश्व का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इंटरनेशनल बाउंड्री, और भारत हमारा कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। इसे मानो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तब क्योंकि भारत इधर है ना, तो मैंने बताया कि पश्चिम से पूर्व लगाती है ना सूर्य, सॉरी पृथ्वी चक्कर,
अपने अक्ष का, है ना। तो पश्चिम में तो हमने क्या बताया कि इधर में जब जाएगा पूरब के दिशा में तो इसका तारीख क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बजेगा, 5 या 5:30। तो क्योंकि हमारा भारत, प्यारा भारत कितने डिग्री आ गए, 82 डिग्री, 82 डिग्री। तो हमने अभी पढ़ा ना कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, सॉरी 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 82 डिग्री है ना, तो 15 चौका 60 और 15 पचे 75, तो 60 पचे 300 मिनट, 5 सॉरी एवरीवन। तो मैं यही बता रहा था कि यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा था ना वर्ल्ड ग्लोब पे, अगर ये विषुवत रेखा यहाँ पे क्या था, लंदन का वेधशाला था, तो इधर बढ़ने पे क्या होता था, टाइम बढ़ता था, ठीक है। तो हमारा प्यारा भारत कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है। तो 5.5 घंटे मतलब 82.30 डिग्री। अब मैं इसको निकाल के बताता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने पढ़ा ना अभी कि 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट, ठीक। तो क्योंकि 5.5 घंटे आगे है ना लंदन की घड़ी से, तो 5.5 घंटे आगे है, तो 6 पचे 30, ठीक। तो 15 पचे 75 डिग्री। तो इधर कितना हुआ, 5 घंटा, और आधा घंटा और चाहिए ना, तो आधा घंटा का कितना होगा, 15 का आधा 7.5, तो 75 और 7 82। तो 82 ऐसे ही मान लो ना, 82.5 डिग्री यानी 5.5 घंटा हमारा भारत देश किससे आगे है, लंदन वाली घड़ी से। अब मैं इसको भारत के नक्शा पे बनाता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा प्यारा भारत है ना, ठीक। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। मान लो कि बिहार में हमारा, यहाँ बिहार में 12 बज रहा है, ठीक। तो बताओ कि यहाँ पे 12 बजे कितना बजेगा, इसका डिग्री निकालना पड़ेगा, सॉरी। तो इसका मान लो कि 30 डिग्री बिहार से भारत ये आगे है, पीछे है। देखो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं, बस आप इतना समझो कि इधर में आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री पीछे जाएगा, तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटा कम, तो यहाँ पे क्या बजेगा, 10 बजेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बिहार में 12 बज रहा है और सिक्किम का टाइम पूछेगा, तो अगर 30 डिग्री बढ़ाओगे तो यहाँ कितना बजेगा, 2, 12 + 2, 2 बजेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 PM, यहाँ पे 12 PM था लेकिन 10 बज रहा है, तो यहाँ पे AM। समझ गए, इधर जाएगा तो आगे बढ़ेगा, इधर जाएगा तो पीछे बढ़ेगा, इतना ही समझना है। अब कुछ लोग हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। प्रमुख यामोत्तर यानी प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तभी मैंने बताया, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, 1, 2 और इधर ध्रुव। तो ध्रुवों की ओर ना शीत, मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ जाके क्या होता है, हिम। यहाँ पे शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पे ध्रुव का क्षेत्र कहाँ, 90 डिग्री पे। ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बस आप समझते चलिए। मैंने बताया देशांतर की कुल संख्या कितनी है, 360 डिग्री, लेकिन जब इसका बंटवारा होगा, है ना, तो कितना कोण बनाएगा, 180, 180, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, कुल। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। ग्रिड किसका जाल है, तो ये अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का। ग्रिड किसे कहते हैं, ये वाली रेखाएं जो है ये क्या है, ये ग्रिड है। ऊपर वाली देशांतर, नीचे वाली अक्षांश, ये क्या है, ग्रिड है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अक्षांश रेखाओं या देशांतर यामोत्तरों का जो समूह है, ठीक है। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है पृथ्वी की गतियाँ। देखो जैसे सब आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें कम होती जाएगी। मैंने अभी बताया कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण। अभी मैंने बताया कि ये जो है पृथ्वी सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। कितनी डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे, ये मैंने बता दिया है, ये सब भी मैंने बता दिया है। अब देख रहे हो ना कैसे इतना चीज़ें छोड़ दी मैंने ऊपर में पढ़ लेने के बाद। ये देख लो मैप एक बार,
अभी मैंने बताया था ना कि ये झुकी हुई है, यहाँ देखो यही चीज़, यही वाला मैं फोटो बता रहा था ना कि सूरज है, ये रोशनी पड़ रही है, फिर इधर पड़ेगी तो कम होती जाएगी, इधर जैसे जैसे पड़ती जाएगी कम होगी। यहाँ क्या उत्तरी ध्रुव, यहाँ क्या है दक्षिणी ध्रुव, और ये दृष्टि छाया, जैसे अगर कभी भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो एक ही क्षेत्र में पड़ेगी ना, एक साइड ना, और एक साइड क्या होगी उल्टा रहेगी। तो इधर क्या दृष्टि छाया प्रदेश, मतलब इधर अंधारा है और इधर क्या उजाला है। फिर जब ये पलटेगी तो फिर इधर क्या हो जाएगा उजाला, फिर इधर क्या हो अंधेरा। तो ये कहाँ होगा, जैसे जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो। और यही जब पृथ्वी घूर्णन करती है 66.5 डिग्री पे तो दिन और रात होता है। कभी दिन इधर होगा, कभी दिन इधर होगा, कभी रात इधर होगा, कभी रात इधर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं है तो एक ग्लोब लेना ऐसे और उसको घुमाना, तो कभी इधर वाला दिखा दिखेगा, कभी इधर वाला दिखेगा। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनता है कि मान लो ये पृथ्वी कभी नहीं घूमेगी तो क्या होगा, हमेशा एक तरफ दिन रहेगा और हमेशा एक तरफ रात रहेगा। सिंपल सी बात। अब देखो ये हमारा प्यारा सा सूरज है, ये क्या हो रहा है परिक्रमण कर रही है ना, ये पूरा परिक्रमण हो रहा है। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर जो ठंडी के टाइम है, तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, है ना, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ भी 22 दिसंबर को क्या पड़े, ठंडी पड़ रही। अगर हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी तो हमने भी पढ़ा ना कि ऐसे रहता है, तो एक तरफ हमेशा क्या रहेगी रात और एक तरफ दिन। तो अगर 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी गर्मी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब इधर में सूरज की रोशनी पड़ रही है। समझ गए, सिंपल जानना, सीधे अपने आप से उदाहरण लेना कि अभी अगर मेरे यहाँ ठंडा पड़ रहा है तो क्योंकि सूरज हमारे यहाँ ऐसे हैं, तो हमारे यहाँ भी क्या है ठंडा पड़ रहा है, मतलब हमारे यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है ना। सूरज की रोशनी कहाँ पड़ेगी दूसरे साइड। क्यों, क्योंकि हमेशा ये सूरज, ये ग्लोब घूमते रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाते रहता है सूरज की। ठीक है, तो सिंपल सा मानना कि अगर हमारे यहाँ रात है तो किसी के यहाँ इजोत होगा, बात खत्म। तो हमारे यहाँ ठंडा है तो दूसरे के यहाँ गर्मी होगा। तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या पड़ती है ठंडा। कौन गोलार्ध में, याद रखना उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध हमेशा अपने आप को कहाँ रखना है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अपने आप को कहाँ रखना है उत्तरी गोलार्ध में। और हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो किस कहाँ रहेंगे, एलियन टेलियन सब रहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब अगर 21 मार्च को हमारे क्या होता है गर्मी होती है, तो गर्मी कहाँ होगी उत्तरी ध्रुव में, तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी ठंडी होगी। हम लोग कहाँ रहते हैं उत्तरी ध्रुव में, तो उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च को क्या होता है गर्मी, है ना। होली के टाइम में क्या रहता है गर्मी, तो दक्षिणी ध्रुव में ठंडा। सिंपल। फिर 21 जून को हमारे क्या रहता है गर्मी, गर्मी ना, तो उत्तरी ध्रुव में गर्मी और दक्षिणी ध्रुव में ठंडा। सिंपल सा बात। फिर 23 सितंबर को हमारे यहाँ क्या रहती है 23 सितंबर को हमारे यहाँ ठंडा रहती है, ठंडा रहती है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा ठंडा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान था ना। अब देखो लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कब होगा, जब ये 28 दिन वाला 29 दिन हो जाएगा। कैसे होगा, तो हमें पता है कि पृथ्वी 24 घंटा से कुछ देर ज़्यादा चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटा ऐसे करके कुछ है 24 घंटा 6 आवर्स ऐसे कुछ करके, उसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ, देखो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 6 घंटे मिलाकर, यानी एक वर्ष में 6 घंटा अतिरिक्त हमारा पृथ्वी लगाता है ना। 24 घंटे से कुछ मिनट ज़्यादा होता है, और ये मिनट जोड़ते जोड़ते एक साल में कितना ज़्यादा होता है 6 घंटा। तो क्योंकि 4 साल में 6 इंटू 4 होगा तो 24 घंटा, तो इसलिए जब ये चौथा साल होगा तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 5, है ना। 24 घंटे का मतलब 24 28 दिन था, तो ये 6 चौका 24 एक, तो 24 घंटे बराबर एक दिन। तो जब 29वां दिन होगा तो क्या कहेंगे लीप वर्ष। तो हर वर्ष लीप कब आता है, जब हर 4 साल पे।
अब देखो ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होती है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। अभी हमने देखा ऐसे था ना ग्लोब, है ना, तो क्या लगा था, चक्कर लगा रहा था, तो जिधर सूरज पड़ेगा उधर गर्मी, जिधर नहीं पड़ेगा उधर ठंडा। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी हाँ चक्कर लगा रही है ना सूरज का, इसलिए क्या होता है, ठंडा और गर्मी का मौसम होता है। ये हमने पूरा पढ़ लिया। हो गया, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। जहाँ भी दिक्कत हो पूछना है। पृथ्वी के सूर्य चारों ओर क्या करती है, परिक्रमण करती है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पे किस दिन पड़ेगी, मार्च में पड़ेगी। मार्च में क्यों, क्योंकि गर्मी में ही ना सूर्य की रेखा पड़ती है, ठीक है। विषुवत वृत्त पे पूछ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट शायद मैंने वहाँ पे नहीं बताया था कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखना। ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होती है, पृथ्वी की परिक्रमण, मैंने बताया ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 क्यों होती है, क्योंकि एक साल में 6 घंटा ज़्यादा होता है। कैसे होता है 6 घंटा ज़्यादा, क्योंकि हर 24 घंटा में कुछ मिनट ज़्यादा होता है जो हम नहीं गिनते, वही कुछ मिनट बढ़ते 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 साल में कितना हो जाता है, 6 घंटा, ठीक है। और ये 6 घंटा जब 4 साल में मिल जाता है तो 4×4 = 24, तो 24 घंटा बराबर एक दिन, यानी 28 दिन प्लस एक दिन 29 दिन, तो वो हो जाएगा 365 से 366 दिन, तो हो जाएगा लीप वर्ष। जैसे 2024 क्या है, हमारा लीप वर्ष है, याद रखिएगा। पृथ्वी के प्रतिदिन के गति को क्या कहते हैं, घूर्णन, घूर रहा है ना। और अगर वो सूर्य के चारों तरफ लगा रहा है तो क्या कर रहा है, परिक्रमण लगा रहा है। घूर्णन मतलब क्या होता है, मतलब एक ओर से घूर रहा है, लेकिन परिक्रमण मतलब पृथ्वी सूरज का परिक्रमण कर रही है, ठीक है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर कक्षा में घूमती है, कैसे, स्टेबल घूमती है ना। यहाँ पे घूमती रहती है, वो थोड़ी उसके चक्कर लगाती है। सूरज यहाँ पे है ना, और वो घूमती रहती है सूरज के, तो क्या स्टेबल अवस्था में, यानी स्थिर अवस्था में है। 21 जून को सूरज की किरणें कहाँ होती है, कर्क रेखा पे, अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा 21 जून, कहाँ है, कर्क रेखा पे, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। किस ऋतु में दिन छोटे हैं, तो आपको पता है शीत ऋतु में, कब, 22 दिसंबर को। पता है ना कि ठंड में सूर्य उगते नहीं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था 6ठी क्लास का। इसका 1-2 चैप्टर और बचा जो हम अगले दिन देखेंगे। इसका आप तब तक नोट्स बना लीजिए, है ना, और इसको अच्छे से पढ़िए। आपको मैंने नोट्स दे दिया है, सब दे दिया है, आप अच्छे से पढ़िए पूरी चीज़ों को अपने स्तर से, और सबका नोट्स बना लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे। किसी को भी इसमें जुड़ना है तो किस पे नंबर करेंगे, अपना डिटेल बताएंगे, क्या, अपना नाम, ठीक है, आधार कार्ड का फ़ोटो, ठीक, उसके अलावा कमज़ोर विषय, मजबूत विषय, ठीक है, बताएंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि पीआरटी के लिए फ़ीस क्या है, 0। उसके अलावा 6, 8, 9, 10, 11, 12, इसके लिए कितना फ़ीस है, हमने 3500, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी जीएस सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 6, 8, 9, 10 का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ेंगे, ठीक ना। वो भी मैं पढ़ाऊँगा साथ में, जो लोग इसमें इनरोल हैं। अभी जीएस का चल रहा है, इसलिए ज्योग्राफी चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन, ठीक है ना। ज्योग्राफी 10 से 12 दिन, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।